So now we are starting with the chapter photosynthesis. Again a very easy chapter. बचपन से तुम photosynthesis reaction पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। तो photosynthesis क्या होती है? It's a physiological process by which plant cells containing chlorophyll, ये एक पिगमेंट होता है हरे कलर का, produces food in the form of carbs, carbohydrates by using carbon dioxide, water and light energy, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है मेनली हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन रिलीज होती है, हमको खाने को भी चीजें मिलती हैं, तो ये रिएक्शन एक लाइफ सेवियर रिएक्शन है। अगर ये ना हो तो हम लोग जिंदा ही ना रह पाए, ठीक है। सो क्लोरोफिल क्या है? ये एक वाइटल प्लांट पिगमेंट है विच इज ग्रीन इन कलर, ठीक है, तभी ये ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। सो क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स, और ये किसके अंदर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। और अब क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट भैया क्या होता है? ये एक सेल ऑर्गेनेली होता है। क्या होता है? ये एक सेल ऑर्गेनेली होता है, ठीक है। और इसके अंदर भी क्या केस होता है ना कि जैसे मान लो ये एक, मान लो क्लोरोप्लास्ट हो गया, इसके अंदर ही पूरी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो रही है। अब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी एक दो तरीके की होती है, तो कहाँ कौन सी होती है मैं पहले ही से तुम्हें थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो ये हो गया है, ये पूरा का पूरा, ठीक है, इसके अंदर ऐसे जो है ना लेकर के ऐसे स्टैक्स बने हुए होते हैं, ठीक है, ये ऐसे पिलर्स से बने हुए होते हैं, ठीक है। और ये आपस में जो है ना ऐसे FRET बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, FRET बॉन्ड्स के थ्रू, ठीक है। अब उसके बाद में इसका जो ये ग्राउंड होता है ना, ये कलरलेस होता है। मैं येलो कलर से पेंट जरूर कर रहा हूं, लेकिन ये कैसा होता है? ये कलरलेस होता है, ठीक है। सो कलरलेस होता है, और इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? इसको अपन लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। देख रहे हो, जस्ट लिखा हुआ है स्ट्रोमा। उसके बाद में बाकी यहां पर से ये जो पिलर्स हैं, इन पिलर को अपन बोलते हैं ग्रेना, और इसके एक इंडिविजुअल को, एक ये जो स्टैक है, इसको अपन बोलते हैं थाइलाकॉइड। और ये जो थाइलाकॉइड है, इसकी वॉल्स के अंदर ही जो है तुम्हारा क्लोरोफिल होता है, ठीक है। आ गया समझ में? इसकी वॉल्स के अंदर जो है ना तुम्हारा क्लोरोफिल होता है, ठीक है। चलो, ठीक है। अब उसके बाद में अगर अपन देखें, सो यहां पर से रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग। सो इफ यू गाइस सी दिस, स्टोमेटा जो होते हैं ना, बेसिकली हमको वैसे ही ऑलरेडी पता है, हमने पिछले चैप्टर में देखा है। सो दीज आर द माइन्यूट ओपनिंग्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मल लेयर्स ऑफ लीव्स, ठीक है। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और ट्रांसपिरेशन में भी। और यहाँ पर इसके अंदर ये गार्ड सेल्स होती हैं, ये एक स्टोमा वाला पोर्शन होता है। ऑलवेज रिमेंबर, क्लोरोप्लास्ट के ग्राउंड को मैंने क्या बोला था? उसके ग्राउंड को मैंने स्ट्रोमा बोला था, और यहां पर स्टोमेटा की ओपनिंग को स्टोमा बोलते हैं। सो डोंट कंफ्यूज, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़े, सो आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट दिस ई बुक वंस अगेन गाइस, क्योंकि दिस इज समथिंग विच कैन हेल्प यू सच में, एक्चुअली बहुत ज्यादा, क्योंकि इसके नोट्स बहुत प्यारे हैं। मैंने, टीम ने हमारी, जहां पर टॉपर्स, टीचर्स, हर किसी ने बैठ करके इतने तगड़े नोट्स बनाए, जहां पर तुम्हारा एग्जैक्टली एक्यूरेटली वही कंटेंट जो जरूरी है, उसके साथ साथ उसमें बहुत तगड़े ग्राफिक्स एंड ओवर टू दैट MCQ, शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन, और जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जरूरी हैं वो हमने इंक्लूड करके एक ऐसा कंप्लीट पैकेज बनाया इन सेवियर ऑफ बायोलॉजी, विच इज बीइंग यूज्ड बाय मोर देन 2000 स्टूडेंट गाइस। क्योंकि इसकी प्राइसिंग इतनी अफोर्डेबल, 300 रुपए में तुम्हें एक ई बुक मिल जाती है। इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उधर से तुम इसे परचेज कर सकते हो, एंड देन यू कैन गेट आवर ई बुक इन जस्ट 1 मिनट, ठीक है। उसके बाद में अगर तुम देखते हो तो यहां पर से जो ना दो थ्योरीज होती हैं फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे रेगुलेट हो रहा है। सबसे पहले तो एक होती है अभी ये तुम्हारी शुगर कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी। So during the daytime, as guard cells photosynthesis and produces sugar, the cells become turgid. This causes the stomata to open. तो एक चीज याद रखना कि जब हमारी स्टोमेटल सेल्स, जो गार्ड सेल्स है हमारी, ठीक है, जब हमारी गार्ड सेल्स बेसिकली क्या होती हैं? टर्जिड होती हैं, तो वो ओपन होती हैं। और अब जब मान लो कि बेसिकली वो फ्लैसिड हैं, तो वो जो है क्लोज हो जाती हैं, ठीक है, समझ गए। सो जब वो टर्जिड होती हैं, दे आर ओपन, व्हेन दे आर फ्लैसिड दे आर क्लोज्ड। अब यहां से ही अगर मैंने बोल दिया कि एक होती है, और अगेन K+ आयन कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी। सो द स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड्स ऑन द जनरेशन ऑफ पोटेशियम आयन ग्रेडियंट। सो इंक्रीज इन K+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द गार्ड सेल्स कॉजेज स्टोमेटा टू ओपन, ठीक है। मतलब कि अगर मान लो उसके अंदर, गार्ड सेल के अंदर जो है K+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, तब जाकर के हमारे गार्ड सेल्स जो ना लेकर के ओपन हो जाते हैं,
ठीक है। उसके बाद में प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। अब इसकी रिएक्शन तो भाई तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो सबको पता होती है, दैट 6CO2 + 12H2O गिव्स यू इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6H2O दे देता है। अब कुछ कुछ लोग एक और रिएक्शन क्या लिखते हैं कि मान लो इन्होंने 6CO2 की जगह यहाँ पर 6H2O कर दिया, तो उस केस में ये एलिमिनेट हो जाता है और सिर्फ C6H12O6 + 6O2 बनता है। सो इट डिपेंड्स, याद रखना, अगर 12H2O लिखोगे तो एक 6H2O यहाँ पर एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, और इधर पे अगर 6CO2 + 6H2O लिख दोगे तो फिर जो है तुम्हारे को ये 6H2O हटाना पड़ेगा, ठीक है, फिर नहीं बनेगा। तो एक और चीज याद रखना कि कौन सी रिएक्शन सही है, ये वाली जो लिखी हुई है ये कंप्लीटली करेक्ट है, वो वाली रिएक्शन को मत लिखना अपने एग्जाम्स में, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो द पैलिसेड लेयर इज द सेंटर फॉर फोटोसिंथेसिस, लाइट एनर्जी इज ट्रैप्ड इन द क्लोरोफिल ऑफ मेसोफिल सेल्स ऑफ द पैलिसेड लेयर ऑफ लीव्स, ठीक है। सो जो पैलिसेड लेयर होती है, ठीक है, उसके अंदर जो लीव्स होती है वहां पर तुम्हारी जो है बेसिकली फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। सो टू मेन फेजेस आर इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक तो लाइट डिपेंडेंट फेज होता है और एक लाइट इंडिपेंडेंट फेज होता है। अब लाइट डिपेंडेंट फेज कौन सा है, जिसमें ऑब्वियसली क्लोरोफिल को एक्टिव करने की जरूरत हो रही होगी, ठीक है। सो द लाइट डिपेंडेंट फेज इज ऑल्सो नोन एज द हिल रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन। दिस फेज टेक्स प्लेस इन दी थाइलाकोइड्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि थाइलाकोइड्स की वॉल्स के अंदर ही जो ना क्लोरोफिल होता है। सो ऑन एक्सपोजर टू लाइट वो एक्टिवेट हो जाता है, क्लोरोफिल बिकम्स एक्साइटेड एंड अब्सॉर्ब्स लाइट एनर्जी, और वो क्या करता है, एनर्जी अब्सॉर्ब्ड इज यूज्ड इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जिसको हम प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलाइसिस, ठीक है, इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। एंड उसके साथ साथ NADP picks up the hydrogen ion and is reduced to NADPH, और इस प्रोसेस को भी हम बोलते हैं फोटो फोस्फोरिलेशन, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोलिसिस क्या होता है, H2O को स्प्लिट अप करके बाय यूजिंग लाइट, या फिर तुम बोल सकते हो फोटॉन्स के थ्रू हम क्या बना दे रहे हैं, H+ बना दे रहे हैं प्लस OH- बना दे रहे हैं, और यहां पर NADP क्या कर रहा है, NADP क्या है, निकोटीनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फोस्फेट। इसका नाम याद रखना है, इसका मैंने भी भाई पता नहीं कितनी बार पढ़ा था कि मुझे आज तक 4 साल बाद तक याद है, निकोटीनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फोस्फेट। इसमें ही हमने ये वाले H+ आयन को ला करके जोड़ दिया और ये क्या बन गया हमारा NADPH, ठीक है, आ गया समझ में। उसके बाद में इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड स्टार्च, इसको अपन क्या बोलते हैं कि देखो जो बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं ना अपने पास, हमारे पास में, तो वो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लाइक कंबाइन होकर के एक स्टार्च का बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, ठीक है, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। उसके बाद में at night starch is reconverted into soluble glucose which is transported to other parts through the phloem. This process of transporting sugar to different parts of the plant is known as translocation, which happens through phloem, ठीक है, क्योंकि फूड का ट्रांसपोर्ट वही करता है, वेस्कुलर टिश्यू फ्लोएम। उसके बाद में भैया एडेप्टेशंस क्या क्या है लीफ में फॉर फोटोसिंथेसिस, तो सबसे पहले तो उनका अरेंजमेंट, वो हमेशा राइट एंगल पे रहती हैं जिससे वो मैक्सिमम लाइट ले सकें। उसके बाद में क्यूटिकल एंड अपर एपिडर्मिस हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है। न्यूमरस स्टोमेटा जो होता है बेसिकली मतलब इतने सारे स्टोमेटा हैं कि रैपिड गैसियस एक्सचेंज होता है। थिननेस ऑफ लीव्स विच इज लाइक वो जो है ना लेकर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर भर भर के क्लोरोफिल है और उससे हेल्प होती है। एक्सटेंसिव वेन सिस्टम होता है जो कि जो है रैपिड ट्रांसपोर्ट कर सकता है टू एंड फ्रॉम दी मेसोफिल सेल्स, ठीक है। उसके बाद में फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइट इंटेंसिटी, क्योंकि देखो भले ही लाइट जो है ना लेकर के क्लोरोफिल को एक्टिवेट कर रही है, उसे एक्साइट कर रही है, लेकिन ज्यादा लाइट उसे हर्ट भी कर सकती है। सो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीजेस विद द लाइट इंटेंसिटी अप टू अ सर्टेन लिमिट एंड देन इट स्टेबलाइजेस। अगर उसके आगे और भी बढ़ाते जाओगे तो फिर खराब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या होता है, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अप टू अ सर्टेन लिमिट एंड देन इट स्टेबलाइजेस अगेन, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स मोर लाइक दिस एंड देन दिस, ठीक है। और सेम अगर यहां से तुम टेम्परेचर पे देखो, सो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर, लाइक राइज इन टेम्परेचर यूजुअली अप टू द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये नंबर को याद रखना कि 35 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है। उसके बाद में वाटर कंटेंट की अगर हम बात करें
तो ऑब्वियसली द स्कैरसिटी ऑफ वाटर ड्यू टू एक्सटेंसिव ट्रांसपिरेशन और रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स डिक्रीजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमेशा पानी चाहिए है अच्छी खासी मात्रा में, ठीक है, क्योंकि ये तो एक रिएक्टेंट है सीधा सीधा। उसके बाद में इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या है भैया? सो पहली चीज आ जाती है क्लोरोफिल, ठीक है। सो मोर अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा होगा उतना फायदा होगा, ठीक है। उसके बाद में प्रोटोप्लाज्म, अगर वो डिहाइड्रेट कर गया तो वाटर कंटेंट कम हो जाएगा तो वो गिरा देगा। उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ लीफ जो है ना लेकर के बहुत हेल्प करता है कि अगर थिकनेस है क्यूटिकल की एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा एंड द साइज ऑफ द लीफ इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तीनों चीजें जो ना उसे इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। उसके बाद में भैया एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोसिंथेसिस पे पहली चीज आ जाती है तुम्हारी डीस्टार्चिंग, ठीक है। कौन सी? डीस्टार्चिंग। तो यहाँ पर से द प्लांट्स यूज्ड फॉर द एक्सपेरिमेंट मस्ट बी डिस्चार्ज्ड 24 to 48 आवर्स, 24 से 48 घंटे के लिए, ठीक है। 24 से 48 घंटे के लिए उन्हें डिस्चार्ज किया जाता है। कैसे करते हैं? ड्यूरिंग दीज 24 to 48 आवर्स ऑल द स्टार्च फ्रॉम लीव्स इज रिमूव्ड एंड दे डू नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। और यहां पर होता क्या है, जो ब्लू ब्लैक कलर होता है दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ठीक है। वो क्या करता है? वो स्टार्च की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है एंड द ब्राउन कलर इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो हो ये रहा है कि अगर एक लीव है, ठीक है, इसके अंदर अगर मान लो स्टार्च है और हमने इस पे आयोडीन सॉल्यूशन डाला, आयोडीन सॉल्यूशन से चेक होता है बेसिकली, तो अगर इसके अंदर स्टार्च है तो ये दिखाएगा ब्लू एंड ब्लैक कलर, ठीक है, अगर स्टार्च है, और अगर नहीं है तो ये दिखाएगा ब्राउन कलर। कब? जब नहीं है, ठीक है। एंड फैक्टर्स नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस आर क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, विच कैन बी प्रूव्ड बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, और वाटर भी होता है एक, ठीक है। उसके बाद में इंपॉर्टेंस क्या है भैया? देखो ये दोनों चीजें जिसकी वजह से हम जिंदा है वो हमें इसी एक प्रोसेस के थ्रू मिल रही है, खाना और हवा, ऑक्सीजन। तो वो हमें दोनों ही, इफ वी आर ब्रीथिंग बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस, इफ वी आर ईटिंग समथिंग वी आर ईटिंग इट बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी चीज है। उसके बाद में कार्बन साइकिल की बात करें तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि कैसे कार्बन जो है ना एक जगह से दूसरी जगह रेगुलेट होता रहता है एंड ट्रांसमिट होता जा रहा है, समझ रहे हो? सो द कार्बन साइकिल इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कार्बन इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ CO2, देन इट इज यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे हमने किया, ठीक है, फॉर देयर बॉडी प्रोसेसेस एंड इज फाइनली रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर। हम जब एक्सहेल कर रहे हैं हमने तभी कर दिया। तो यहाँ पर हमें जो है ना यहाँ से थोड़ा सा समझ में आता है कि कैसे चीजें चल रही है, कि जैसे मान लो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, चलो यहाँ से नहीं, हम इंसानों की बात करें, उन्होंने जो ना रेस्पिरेशन किया, या फिर डिफॉरेस्टेशन से मिला, या फिर प्लांट के रेस्पिरेशन से मिला, या फिर हमारे को बर्निंग कोल के थ्रू मिला, तो एटमोस्फेयर में जो CO2 आया, ठीक है, तो यहाँ पर से वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर लिया गया। फिर जो प्लांट से फूड मिला वो यहाँ पर से इन्होंने खाया, फिर उसके बाद में काउ डंग के थ्रू जो ना लेकर के वो ऑर्गेनिक मैटर में चला गया, फिर इधर से फॉसिल कार्बन्स बने जो कि फिर एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर यूज हुए। सो दिस इज अ साइकिल, समझ रहे हो? इट इज अ कंटिन्यूअस साइकिल, ठीक है। और इसके बाद में ये चैप्टर भी डन हो गया।